दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही मजेदार भी है। भारत के सामने यूक्रेन कितनी देर टिकेगा? हाँ जी, वही यूक्रेन जो पिछले 2 सालों से रूस से भयंकर जंग लड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किसी गलती से, किसी चमत्कार से या किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भारत और यूक्रेन का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? क्या यूक्रेन भी हमारे सामने टिक पाएगा या फिर 5G स्पीड से गेम ओवर हो जाएगा? तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस बहस में हम कंपेयर करेंगे भारत और यूक्रेन की मिलिट्री ताकत, हथियारों का जखीरा, स्ट्रैटेजी और संभावनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूक्रेन की सैन्य ताकत की। भारत की बात करें तो हम दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री सुपर पावर्स में आते हैं। हमारी आर्मी में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं और ऊपर से 10 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स। मतलब अगर कल को वॉर का बिगुल बज जाए तो हमारे जवानों की लाइन इतनी लंबी होगी कि यूक्रेन को देखने में भी पसीना आ जाएगा। अब जरा हमारे हथियारों की बारात देख लो। 4000 से ज्यादा टैंक, 6000 से ज्यादा आर्टिलरी गन, 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 7000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन। और भाई, सबसे खतरनाक ब्राह्मोस मिसाइल, जो 3 मैक की स्पीड से उड़ती है और जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और हां, भारत की नौसेना भी बहुत दमदार है। हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और 150 से ज्यादा युद्धपोत हैं। मतलब अगर यूक्रेन किसी समंदर के रास्ते से भिड़ने की सोचे तो उनके जहाज पहुंचने से पहले ही पानी में ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब आते हैं यूक्रेन की सैन्य ताकत पर। यूक्रेन, जो फिलहाल रूस के साथ 24 घंटे फ्री में बॉक्सिंग मैच खेल रहा है, उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। 2022 से पहले यूक्रेन के पास एक ठीक ठाक आर्मी थी, लेकिन अब हालत यह है कि अमेरिका, नाटो और यूरोपियन देश उन्हें मुफ्त के हथियारों की डिलीवरी कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी में करीब 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व। लेकिन मुद्दा यह है कि उनके पास हथियारों की कमी है और मिलिट्री सप्लाई भी बाहर से ही आ रही है। उनकी टैंक फोर्स भी ज्यादा मजबूत नहीं, बस 1000 से 1200 के आसपास टैंक बचे हैं, जबकि भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंकों की फौज है और उनके फाइटर जेट्स भी गिने चुने हैं। Su-27, MiG-29 और कुछ F-16। F-16 अच्छा है, लेकिन भाई, हमारे पास रफाल और Su-30 MKI जैसी बीस्ट मशीनें हैं। यूक्रेन की नौसेना तो लगभग गायब ही समझो। उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और जहाज भी गिनती के हैं। मतलब अगर वॉर का सीन कभी बना तो समंदर में उनका टिकना नामुमकिन ही होगा। अब तक तो समझ गए होंगे कि भारत के पास ताकत भी है, टैंक भी हैं और टशन भी। लेकिन सिर्फ हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। भारत की सेना का स्टाइल बहुत ही अलग है। स्ट्राइक फर्स्ट एंड फिनिश फास्ट। हमारी हालिया ऑपरेशंस को देखो। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तानियों को पहाड़ों से नीचे उतार दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में आतंकियों की पूरी फैक्ट्री उड़ा दी। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में बिना किसी नुकसान के दुश्मन के घर में घुसकर बम बरसाए। अब अगर यही रणनीति यूक्रेन के खिलाफ अपनाई जाए तो गेम कुछ ऐसा दिखेगा। भारत की आर्मी अपनी तेज मूवमेंट और हथियारों की क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए जानी जाती है। यानी अगर वॉर शुरू हो तो भारतीय सेना बिजली की स्पीड से यूक्रेन की डिफेंस लाइन तोड़ सकती है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। मतलब यूक्रेन की बड़ी बड़ी बेस और मिलिट्री सप्लाई चेन मिनटों में तबाह हो सकती है। भारतीय वायुसेना के पास रफाल, Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो सीधे हवा में ही यूक्रेनी एयरफोर्स को नेस्तनाबूद कर देंगे। अब यूक्रेन के पास भारत से लड़ने के लिए जो कुछ भी है वो सर्वाइवल मोड में ही रहेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने बहुत हद तक गुरिल्ला स्ट्रैटेजी अपनाई है, लेकिन क्या यह भारत के खिलाफ कारगर होगी? नहीं। भारतीय सेना घने जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तान तक में लड़ने में माहिर है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से बहुत मदद मिल रही है, लेकिन भारत के साथ अगर कोई युद्ध छिड़ता है तो नाटो इसमें घुसेगा नहीं। भारत का डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस और रूस से दोस्ती नाटो को साइडलाइन कर देगी। अगर यूक्रेन को भारत से लड़ना पड़े तो उनके पास फुल फॉर्म में लड़ने की ताकत भी नहीं है। वे अपनी 100% एनर्जी रूस के खिलाफ झोंक चुके हैं।
सैन्य ताकत और स्ट्रेटजी के अलावा एक देश की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी वॉर के लिए बहुत मायने रखता है। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर छूने की पूरी संभावना है। भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सेक्टर और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, यह सब मिलकर भारत को वॉर सस्टेनेबल बनाते हैं। इसके अलावा भारत ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और शंघाई सहयोग के सदस्य हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों में भी एक्टिव है, जिससे हमारी कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाती है। युद्ध के दौरान भारत खुद अपने हथियार बना सकता है, अपने सैनिकों के लिए जरूरी सप्लाई मैनेज कर सकता है और आर्थिक रूप से भी लंबे समय तक लड़ने की स्थिति में रह सकता है। अब जरा यूक्रेन की हालत देखो। यूक्रेन 2022 से ही जंग में ढंसा हुआ है और इसकी पूरी इकोनॉमी पश्चिमी देशों के सपोर्ट पर टिकी हुई है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन की जीडीपी 30% तक गिर चुकी है और हालात ये हैं कि वहां का पूरा डिफेंस सिस्टम अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन की मदद के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। हर हथियार, हर टैंक, हर मिसाइल अमेरिका और यूरोप से आ रही है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर यूक्रेन भारत से भिड़ता है तो क्या अमेरिका और नाटो उसकी मदद के लिए आगे आएंगे? अब तक की हिस्ट्री देखें तो जब अमेरिका और यूरोपियन देश किसी देश को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ तब तक जब तक उन्हें खुद का फायदा दिखता है। अगर भारत और यूक्रेन का टकराव होता है तो अमेरिका सीधे दखल देने की बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत आज ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो अगर युद्ध छिड़ता है तो यूक्रेन के पास 3 ही ऑप्शन होंगे। पहला, सीधा सरेंडर कर दो। दूसरा, रूस से मदद मांगो, जो मिलेगा नहीं। और तीसरा, एक लंबी जंग छेड़ो जो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अगर यूक्रेन ने भारत के खिलाफ लंबी जंग लड़ने की सोची तो इकोनॉमिक ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी कि खुद ही बैठ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर युद्ध हुआ तो इसकी अवधि कितनी होगी? देखो, ये कोई क्लासिक वर्ल्ड वॉर जैसी जंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मान लो कि एक हाई टेक मॉडर्न वॉर छिड़ गया। कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। इससे ज्यादा अगर युद्ध खिंचता है तो यूक्रेन के पास हथियार और रिसोर्सेज की इतनी बड़ी कमी हो जाएगी कि वो खुद ही समझ जाएगा कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अब आप बताओ, भारत और यूक्रेन के वॉर में कौन जीतने वाला है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।